हाय फ्रेंड्स, एचआरएम यूनिट 12 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मोटिवेशन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। 3-4 थ्योरीज हमने इससे पहले पार्ट 1 में किया था और कुछ और जो थ्योरीज है मोटिवेशन की वो हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए पहला थ्योरी यहाँ पे हमारा डॉगलस डॉगलस मैग्रोवर थ्योरी एक्स एंड वाई। तो थ्योरी एक्स एंड वाई को लेकर आपका ऑलरेडी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 1957 में 1957 अपनी एक बुक पब्लिश की, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। तो वहीं पे इन्होंने अपनी इस थ्योरी का डिस्कशन किया था, जो कि है आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग होते हैं, जो लोगों का जो नेचर होता है, ठीक है, तो इन्होंने कुछ नेचर लोगों का बताया। कुछ लोगों का नेचर थ्योरी एक्स के थ्रू बताया है। मतलब कुछ लोगों का जो नेचर है थ्योरी एक्स की तरह होता है और किसी का नेचर थ्योरी वाई की तरह होता है। एक्स में इन्होंने बहुत ही नेगेटिव चीजें बोली, जैसे लोग लेजी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। तो इस तरह की नेगेटिव चीजें इन्होंने थ्योरी एक्स में बताई है और जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो उन्होंने थ्योरी वाई में बताया। तो ये जो है आपकी थ्योरीज आपकी डॉगलस के द्वारा दी गई है। तो यहीं पे देखते हैं, देखिए थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये दो अलग अलग थ्योरीज जो है आपका डॉगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है। These two theories clearly distinguish traditional autocratic assumption about the nature of people, theory X, from more behaviorally based assumption, theory Y। तो इसमें जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की फॉर्म में इन्होंने दो टाइप का नेचर लोगों का बताया। तो थ्योरी एक्स में इन्होंने कुछ एजम्पशंस ली है और सेम टू सेम थ्योरी वाइज में भी कुछ और एजम्पशंस ली है। बस आपको यही याद रखना है कि थ्योरी एक्स की क्या क्या एजम्पशंस थी या फिर थ्योरी वाई की क्या क्या एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन वही है कि जो लोग हैं, थ्योरी एक्स में बोला है कि जो ह्यूमन बींग है, जो एवरेज ह्यूमन बींग है, इज इनहेरेंटली नेचर, यानी जो नेचर है, नेचर ही उसका आलस ही है, ठीक है। एंड डिजायर टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम काम करना पसंद करता है, ठीक है। तो पहली बात इसमें ये बोली गई है। सेकेंड है ही अवॉइड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई जिम्मेदारी आप देते हैं किसी को, तो लोग जो है जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। एंड प्रेफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर, मतलब किसी और के अंडर काम करना पसंद करते हैं, खुद से कोई जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। ये इनकी सेकेंड बात इन्होंने इस थ्योरी में बोला है। ही और शी सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेल्फ सेंटर्ड किसको बोला जाता है? जिसका कंसर्न अपना होता है कि मतलब मेरा ही सब कुछ भला हो जाए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाए या पीछे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसी को बोला जाता है सेल्फ सेंटर्ड। तो तीसरी बात बोली गई थी कि जो लोग हैं वो सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब सारा ध्यान खुद की तरफ है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब नहीं है। तो तीसरी बात यही बोली थी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको अपनी चिंता होती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से उसको कोई लेना देना नहीं है। ही हैज लिटिल एम्बिशन, मतलब कोई गोल ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पसंद नहीं करना। तो ये ह्यूमन बींग का नेचर होता है। ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड लैक क्रेडिबिलिटी इन सॉल्विंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी नहीं कर सकता और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। ही और शी बाय नेचर रेजिस्ट टू चेंज। अगर कोई भी टाइप का चेंज लाना चाहेंगे तो वो उसको मना करेगा। तो ये सारी नेगेटिव बातें ह्यूमन के बारे में बताई गई थी, थ्योरी एक्स की ये एजप्शंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला था कि एज पर थ्योरी एक्स, एक्स के जो एक्स थ्योरी है उसके हिसाब से मैनेजमेंट स्टाइल रिक्वायर क्लोज फर्म सुपरविजन विद क्लियरली स्पेसिफाइड टास्क एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट और द प्रॉमिस ऑफ ग्रेट पेयर्स मोटिव। तो इस टाइप के लोगों को कैसे आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं? तो इसमें बोला था कि आपको बहुत ही अच्छे से उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो टास्क है वो क्लियरली उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका टास्क है, ये आपका काम है, ये आपको पूरा करना है। अगर पूरा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या आप बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से आप इस तरह के लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इस थ्योरी में बोली गई थी। इसी में जो आपका मैकग्रोगर है, इन्होंने आपका कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की बात की थी। कैरेट मतलब अच्छा काम करोगे तो फिर आपको रिवॉर्ड ये सब दिया जाएगा, इंसेंटिव। स्टिक मतलब अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, कोई भी आप पनिशमेंट जो है दी जाएगी। तो यहाँ पे कैरेट और स्टिक अप्रोच की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो थ्योरी वाई में क्या बताया? थ्योरी वाई में बोला है कि जो ह्यूमन बींग का नेचर होता है, वर्क इज एज नेचुरल एज प्लेस प्रोवाइडेड बाय द वर्क इन्वायरमेंट इज फेवरेबल। यहाँ पे बोला है कि जो लोग हैं वो काम को अपने खेलने की तरफ ट्रीट करेंगे, मतलब बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर उनको नेचर जो है सपोर्टिव मिलेगा, कंड्यूसिव, मतलब जो हेल्पफुल नेचर होता है ना, फेवरेबल। तो अगर वैसा काम दिया जाएगा तो लोग जो है वर्क इज एज नेचुरल एज प्लेस, जैसे लोग खेलने में एंजॉय करते हैं ऐसे लोग काम में भी एंजॉय करेंगे, अगर जो इन्वायरमेंट है उनको ऑफिस में वो अच्छा या फेवरेबल दिया जाएगा। एन एवरेज मैन इज नॉट रियली अगेंस्ट डूइंग वर्क। एक एवरेज आदमी काम के खिलाफ नहीं है, उसको बस प्रॉब्लम यही होती है कि एक इन्वायरमेंट, एक अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको नहीं दिया जाता। सेकेंड है पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क इफ दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली।
अगर आपके एम्प्लॉयज सही तरह से मोटिवेट होंगे तो वो सेल्फ डायरेक्ट, मतलब खुद को ही डायरेक्शन देना है, खुद को ही बताना है कि हाँ ये काम करना है, इस तरह से इस क्रिएटिविटी के साथ काम करना है, अगर आप उनको प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं। तीसरा है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब जो लोग हैं वो खुद को ही कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जो भी उनका गोल है उसको पूरा करने के लिए लोग खुद को ही कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। मतलब कोई एक्सटर्नल कंट्रोल आपको कोई पनिशमेंट देगा या कुछ और करेगा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोग खुद को ही कंट्रोल करते हैं। मतलब जो गोल है गोल को पूरा करने के लिए लोग खुद को ही रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। चौथा, पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो लोग हैं, लोग इमेजिनेट या क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी के साथ अपना काम कर सकते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। पीपल आर नॉट बाई नेचर पैसिव और रेजिस्टेंट टू चेंज। तो कोई भी टाइप का चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत है उसके हिसाब से लोग जनरली मना नहीं करते। ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल ही ना बोल रहे हैं, हर चीज के लिए ना ना बोल रहे हैं। दे हैव बिकम सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से लोग रेजिस्ट करते हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है थ्योरी वाई में बोली गई थी। अगर हम थ्योरी वाई की बात करें, सो he hoped to persuade manager to abandon the limitations assumptions of X and considered using the technique suggested by theory Y। तो थ्योरी वाई में ये सारी चीजें बोली गई थी कि अगर इस तरीके का अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, ठीक है, प्रॉपरली आप उनको मोटिवेट करोगे, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेट होके जो है अच्छे से आपको अच्छा आउटपुट देंगे। तो दो बातें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के द्वारा मैग आपका डॉगलस मैग्रो ने अपनी बुक में ये बात बताई है। ठीक है। तो थ्योरी एक्स में सारी अच्छी बातें, सारी खराब बातें कि लोग लेजी होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते, अपने में ही रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई उनको मतलब नहीं है, कोई एम्बिशन कुछ करने का इंटरेस्ट ही नहीं रहा लाइफ में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी वो पसंद नहीं करते, लोग ज्यादा होशियार भी नहीं होते और अपने काम में बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते, कोई भी टाइप का चेंज है उसके लिए लोग मना करते हैं। ये सब बातें थ्योरी एक्स के जो है एज्यूम की गई कि लोग ऐसे होते हैं। तो इस टाइप के लोगों को कैसे डील करेंगे, तो इसमें आप उनको उनके टास्क बताइए, उनको अच्छे से सुपरवाइज कीजिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है, अगर काम करेंगे तो उनको अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैरेट और स्टिक अप्रोच अपना सकते हैं। कैरेट मतलब कुछ अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, स्टिक मतलब कुछ खराब करोगे तो फिर आपको जो है पनिशमेंट, जैसे आपको ट्रांसफर कर दिया या जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तो इस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो आपका कैरेट एंड स्टिक अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरी वाई में बोला है कि जो लोग हैं अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो लोग काम को उतना ही नेचुरल वे में करेंगे जैसे लोग अपना खेलते हैं। लोग सेल्फ डायरेक्ट होते हैं, मतलब खुद को ही कंट्रोल करते हैं। अगर उनको आप अच्छी तरह से मोटिवेट करो तो अपने काम में वो काफी क्रिएटिव हो सकते हैं। लोग खुद को भी रेगुलेट करते हैं अगर उनको जो है ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब लोग ऐसे भी होते हैं कि वो खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाए। ठीक है। लोगों के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, मतलब वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। लोग जनरली रेजिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लोग हमेशा मना करते हैं, पास्ट में उनका कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होंगे। तो थ्योरी वाई में उन्होंने यही बोला था कि इस तरह से जो है कोशिश करनी चाहिए, ये सारा इन्वायरमेंट देके जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब जैसे वर्क इन्वायरमेंट एक अच्छा और फेवरेबल और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट देके, ठीक है, प्रॉपरली उनको मोटिवेट करके, और लोगों के अंदर प्रॉपर क्रिएटिविटी होती है तो उनके जो बेस्ट टैलेंट है उसका इस्तेमाल करवा के, और जैसे पास में बहुत खराब एक्सपीरियंस रहे इसकी वजह से लोग रेजिस्ट रहते हैं, मना करते हैं, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस ना प्रोवाइड करा के आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये मैकग्रो का एक्स एंड वाई थ्योरी। ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव थ्योरी, एडविन का लॉग गोल सेटिंग थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो गोल सेटिंग थ्योरी नाम से आपको लग रहा है कि यहाँ पे पहले से आपको गोल बता देना है, गोल सेट कर देना है, ठीक है, और उस गोल को देख के जो है एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन फील होता है। तो ये इस थ्योरी में बोला गया। ठीक है। सो मेन आइडिया क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द नोशन, यानी आइडिया that individuals sometimes have a drive to reach a clearly defined end state, often this end state मतलब एक गोल मान लीजिए, ठीक है, जैसे वो गोल पूरा होता है तो एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट फील करते हैं। तो गोल सेटिंग थ्योरी में बोला गया है कि आप एक काम करो, पहले अपने एम्प्लॉयज का गोल बना दो कि ये आपका गोल है। ठीक है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट 10th क्लास में, तो पेरेंट्स ने उसका गोल बनाया कि तुम्हें 90% मार्क्स लाने हैं। अगर तुम 10th में 90% मार्क्स ले तो तुम्हें एक साइकिल दी जाएगी। तो उसका गोल क्या बना दिया, 90% मार्क्स लाने। और जैसे ही ये गोल पूरा कर देगा वो स्टूडेंट या वो एम्प्लॉय कोई भी, तो उसके बाद उसको साइकिल मिलेगी, यानी उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें बोली है कि पहला काम है आप गोल क्लियरली डिफाइंड गोल, एकदम ये जो एंड स्टेट है मतलब क्या आप चाहते हैं, क्या गोल है,
गोल को क्लियरली डिफाइन कीजिए। जैसे यहाँ पे 90% मार्क्स लाने, तो बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन है कि 90% मार्क्स लाने हैं। ऑफन दिस एंड स्टेट इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, तो ये जैसे 90% मार्क्स लाएगा तो इसके साथ इसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब ये ही एक तरह से उसका रिवॉर्ड होगा। सो देखिए, अ गोल एफिशिएंसी इज इफेक्टेड बाय द थ्री फीचर्स, तो यहाँ पे आपका जो गोल है वो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, इसमें तीन चीजें होनी जरूरी है, ठीक है, तीन फीचर्स। पहला आपका प्रॉक्सिमिटी, दूसरा आपका डिफिकल्टी, और तीसरा आपका स्पेसिफिसिटी, तो ये तीन चीजें होनी जरूरी है। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, तो फीडबैक भी यहाँ पे दिया जाना चाहिए। इस थ्योरी में ये भी बोला गया कि आपको फीडबैक भी देना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी गोल आपने बनाया उसको लेकर टाइम टू टाइम फीडबैक देना है, ताकि उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ कमियां है तो टाइमली पता लगे, उस हिसाब से एम्प्लॉयज जो खुद को वो अमेंड करेगी ताकि वो गोल को टाइमली अचीव कर पाए। एन आइडियल गोल शुड बी प्रेजेंट इन अ सिचुएशन वेयर द टाइम लिमिट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला आता है आपका प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो भी आपका काम है वो जल्दी होना चाहिए, मतलब जो आपने गोल सेट किया, ऐसा नहीं कि आपने 5 या 10 साल का गोल सेट किया, आप 1 साल का या 6 महीने का गोल सेट कीजिए। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि गोल का जो टाइम पीरियड है वो कम होना चाहिए, शॉर्ट स्पेन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब शॉर्ट स्पेन, जब आपने काम शुरू किया और जब रिजल्ट मिलने वाला है तो वो टाइम गैप कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम टाइम गैप है उतना अच्छा मोटिवेशन होता है। अब मान लीजिए आपने 5 साल का कोई गोल बनाते तो इतना बड़ा गोल मिलने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें ज्यादा मोटिवेशन फील नहीं होगा आपके एम्प्लॉयज को। सो बेटर है कि आप छोटे मोटे जो है गोल रख सकते हैं जिसका टाइम पीरियड कम हो। दूसरा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब है कि जो आपका गोल है वो बहुत चैलेंजिंग भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, मॉडरेट है। जब आपने टास्क रख लिया, मान लीजिए स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आते हैं 50%, आपने उसको बोला कि 95%, अब 50% वाला कैसे 95 ला सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, डिफिकल्ट, तो उसकी सारी होप्स ही चली जाएंगी। तो गोल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ईजी और ना बहुत ज्यादा हार्ड, इस टाइप का गोल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। और जो गोल है वो ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ ये एक मॉडरेट है जिसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा इजी। जो लोग हैं वो चैलेंजेस को पसंद करते हैं, पर इतना चैलेंज भी पसंद नहीं करते कि वो काम पूरा ही नहीं किया जाए, ठीक है। तो जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं, वो चैलेंज चाहते हैं लेकिन उनको लगे कि हाँ ये पूरा भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा चैलेंज दे जो कभी पूरा ही ना हो सके। तीसरा आता है यहाँ पे आपका स्पेसिफिटी। स्पेसिफिटी मतलब होता है कि स्पेसिफिक, क्लियर कट, जो गोल है वो क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिसिटी कंसर्न द डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल इन द क्लास, मतलब क्या गोल है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि अच्छे मार्क्स ले आना, अब अच्छे मार्क्स का तो पता नहीं लग रहा कि कितने मार्क्स है, कितने को आप अच्छा मार्क्स बोलते हो, किसी के लिए 90% अच्छे मार्क्स है, किसी के लिए 70% अच्छे मार्क्स है। तो स्पेसिफिक एक क्लियर कट गोल आपको बताना चाहिए। तो ये तीन बातें आपके इस गोल थ्योरी में बोली गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे फीडबैक की भी बात की है कि एक प्रॉपर आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करना चाहिए। गोल आपने सेट कर दिया, उसके साथ आपको फीडबैक भी देना चाहिए। फीडबैक का क्या फायदा होता है, ये जो गोल सेटिंग थ्योरी है इसमें फीडबैक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि फीडबैक से क्या होगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपने गोल को पूरा करने के लिए कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस का पता लगेगा। और अगर प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं कर पा रहे तो अपने एफर्ट्स को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो आप रेगुलरली टाइम टू टाइम फीडबैक देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है वो मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो डॉगलस विरमैन है, इसने जो है रिसर्च की थी, अच्छी खासी रिसर्च की थी, व्हाई पीपल फेल टू गेट देयर गोल, ठीक है। लोग अपने गोल को पूरा करने में क्यों फेल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, ठीक है। फिर थ्योरी का पता लगा कि जो फेलियर है वो लिंक है आपका मोटिवेशन, मतलब लोग अपने गोल को पूरा करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होता है। यानी फेलियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो मोटिवेशन, मोटिवेशन है ही नहीं, जब मोटिवेशन होगी नहीं तो लोग फेल हो जाते हैं। तो ये इनकी थ्योरी का कंक्लूजन निकला था, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज अपने गोल को पूरा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको मोटिवेशन फील कराएं, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई लॉक एंड गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है, एडविन लॉक के गोल सेटिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी में ये बोला था कि जब भी आप किसी से कोई काम कराना चाहते हो तो पक्के से गोल पहले सेट कर दीजिए और क्लियर कट डिफाइन गोल होना चाहिए। और कई बार तो ऑफन दिस एंड स्टेट इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, तो कई बार ये गोल पूरा होते या तो आप रिवॉर्ड दो या ये गोल ही अपने में एक रिवॉर्ड है, मतलब स्टूडेंट को खुद लगना चाहिए कि मैंने मेरे को एक रिवॉर्ड मिला है, मैंने बहुत बड़ी चीज जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें हासिल की है। और ये जो गोल है, गोल की जो एफिशिएंसी वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, एक है प्रॉक्सिटी, दूसरा है डिफिकल्टी, तीसरा प्रॉक्सी मतलब टाइम पीरियड, यानी गोल का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड का आपने गोल बनाया कि हाँ ये गोल है, शॉर्ट पीरियड का होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम का गोल नहीं होना चाहिए। दूसरा डिफिकल्ट मतलब मॉडरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल या बहुत आसान, क्योंकि दोनों ही केसेस में लोग जो है डिमोटिवेशन फील करते हैं। बहुत ही इजी तो लोगों को लगता है इतना आसान है मैं क्या करूं, बहुत ही मुश्किल को देख के लगता है इतना मुश्किल मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो दोनों ही केस में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो बेटर है कि एक मॉडरेट लेवल का गोला बनाइए। तीसरा स्पेसिफिसिटी, एकदम क्लियर कट बताइए हाँ ये गोल है, तो गोल की स्पेसिफिसिटी होनी भी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में एक और बात बोली थी कि
इन्होंने रिसर्च की और पता किया कि लोग अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते। क्या रीजन है, लोग अपने गोल में क्यों फेल कर जाते हैं। इनके रिसर्च में पता लगा था कि मोटिवेशन नहीं होता, लो मोटिवेशन की वजह से लोग फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने अपनी थ्योरी में बताई थी। सो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो जो है अपना गोल को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, उनके अंदर वो पावर ही नहीं आती कि उस गोल को पूरा कर सके, तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों अनकॉन्शियस मोटिवेशन। अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मोटिवेशन मतलब आपको मालूम है कि हाँ इस चीज के लिए मैं मोटिवेट हूँ, मेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो किसी एक आपके अंदर चल रहा है दिमाग में, हाँ इस चीज के लिए मैं इतना मोटिवेट होकर काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। अनकॉन्शियस मतलब आपको मालूम नहीं है फिर भी आप मोटिवेट फील करते हो। तो क्या ऐसा कुछ होता है? यस, ऐसा होता है। तो वही आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन। इट रेफर्स टू हिडन और अननोन डिजायर्स दैट आर द रियल रीजंस फॉर थिंग्स दैट पीपल डू। तो लोग कर रहे हैं कोई भी काम पर उनको खुद भी नहीं मालूम कि किस लिए कर रहे हैं। तो कुछ हिडन या अननोन डिजायर्स होती है जिसकी वजह से लोग जो है, जो लोगों को ड्राइव करती है, ड्राइव मतलब एक इनर फोर्स जो आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है, जिसको आप मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्शियस मतलब इसके बारे में हमें खुद नहीं मालूम, मतलब हम अननोन है, ये हमारे से छुपा हुआ है, हमारी छुपी हुई कोई हिडन या अननोन डिजायर्स जिसकी वजह से हम जो है मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो वही होता है आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन। सम साइकोलॉजिस्ट, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट बिलीव यानी मानते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एनर्जाइज एंड डायरेक्ट बाय। तो जो हम बिहेव करते हैं, जैसे हम अपने काम को करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं, तो उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा भी होता है जो कि अनकॉन्शियस है, मतलब हमें उसके बारे में मालूम नहीं फिर भी हम उसको करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल दैट ए पर्सन कैन बी अ एक्सीडेंट प्रोन बिकॉज ही हैज अनकॉन्शियस डिजायर टू हर्ट हिमसेल्फ एंड नॉट बिकॉज ही इज केयरलेस। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा तेजी से बाइक या कार चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो केयरलेस है इसलिए ऐसा कर रहा है, शायद उसके अंदर की अनकॉन्शियस डिजायर है, मतलब उसके अंदर की एक छुपी हुई इच्छा है जो उसको खुद को हर्ट करना चाहता है, इसकी वजह से वैसा कर रहा है। तो क्या ऐसा रीजन हो सकता है? तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल रीजन की बात करूं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको बचपन से बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी, घर में बहुत खराब माहौल, स्कूल में बहुत खराब, मतलब एक बहुत नेगेटिव फील कराया गया, मतलब उसको लगता है कि मैं क्यों हूं, मैं मेरा इस धरती में कोई पर्पस ही नहीं, इस तरह की अगर किसी को फीलिंग आएगी तो वो एक तरह से खुद से ही नफरत करने लगेगा। खुद से नफरत करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों, मैं क्यों हूँ, इस तरह की उसको फीलिंग आएगी। तो ऐसे में क्या करता है कि खुद को वो हर्ट पहुंचाता है। तो ये जो डिजायर है उसके अंदर कई सालों तक अंदर ही अंदर उसके अंदर अनकॉन्शियस तौर पे बैठ जाती है। तो इसीलिए जनरली खुद को कौन हर्ट करना चाहता है, पर जो इंसान बहुत ज्यादा हर्ट है, लाइफ में इतना ज्यादा हर्ट है कि उसको अब उसी में खुशी मिलती है, तो उसके अंदर एक तरह से अनकॉन्शियस डिजायर आ चुकी है खुद को हर्ट करने की। तो जो पर्सन बहुत तेज या रैश ड्राइविंग कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो केयरलेस है या वो सेफ्टी रूल को इग्नोर कर रहा है, उसका ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि वो खुद को हर्ट कर रहा है। तो ये आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन, कि खुद को वो मोटिवेट है खुद को हर्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर छुपी हुई अनकॉन्शियस डिजायर है। ठीक है, तो ये इसका रीजन उन्होंने यहाँ पे बताया। ऐसी एक आपका आप बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, कंपल्सिव सिगरेट स्मोकिंग इज एन एग्जांपल। तो ये भी आपका हिडन आपका जो है आपकी हिडन फीलिंग है या आपकी अनकॉन्शियस नीड्स है, मतलब आपको स्मोकिंग कर रहे हैं, बार बार स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी एक हिडन नीड है आपकी, आपको नहीं मालूम इसके बारे में कि सबको क्या अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, उसी वजह से आप जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग आप लगातार कर रहे हैं, तो ये भी आपके एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन का या आपकी हिडन डिजायर का एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। नेक्स्ट आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशंस एंड 16 बेसिक डिजायर थ्योरी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक नाम से लग रहा है कि अंदरूनी तौर पे आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं, अंदर से आपको मोटिवेशन आ रही है। ठीक है, सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय इंटरनल, ऐसा बिहेवियर जो आपके अंदर से आ रहा है। ठीक है, आप अंदर से जो है मोटिवेशन फील कर रहे हैं, वही आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। In other words, the motivation to engage in a behavior arise from within the individual because it is intrinsic reward। मतलब आपको कोई काम करके अंदर से खुशी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर से कोई रिवॉर्ड दे रहा है या कोई पनिशमेंट दे रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। इंट्रिंसिक मतलब आपको अंदरूनी अंदर से खुशी मिल रही है इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। 16 बेसिक डिजायर थ्योरी। सो मोर देन 6,000 पीपल, 6,000 से ज्यादा लोगों पे स्टडी की गई है। ठीक है, और उस पे बोला गया है, किसने की स्टडी? प्रोफेसर स्टीव ने की। हैज प्रपोज अ थ्योरी दैट फाइंड 16 बेसिक डिजायर दैट गाइड नियरली ऑल ह्यूमन बीइंग। तो 16 ऐसे चीजें हैं जो हर ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करती है। तो वो
क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बोली गई, यानी इस थ्योरी में ये बताया गया है कि 16 ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोग खुद से अंदर से मोटिवेशन फील करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और लाइन ऐड की दोस्तों कि ये जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ये अपोजिट है एक्सटेंसिव मोटिवेशन का। एक्सटेंसिव में क्या होता है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कोई पनिशमेंट से बचने के लिए आप मोटिवेशन फील करते हैं, जो कि होता है आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इंट्रिंसिक उसका बिल्कुल उल्टा है, ना आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा ना आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब पनिशमेंट से आप बचेंगे, फिर भी आप खुद से अंदरूनी तौर पे मोटिवेशन फील करते हैं। तो 16 ऐसे डिजायर हैं जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं, ठीक है। सो ये 16 डिजायर्स ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है, यही इस थ्योरी में बोला है। तो पहला आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब आप लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, जैसे कोई भी आप काम करते हैं आपको अप्रूवल मिलता है तो उससे आप मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है, लोग आपके काम को अप्रूव करें। दूसरा क्यूरियोसिटी, मतलब आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, ठीक है, जैसे बिल्ली होते हैं ना, बहुत चीजों को लेकर एक्सप्लोर करना चाहती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो उसकी वजह से भी लोग मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी, काम को सीखना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी, वो सोचना चाहते हैं, ठीक है, लर्न करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए लोग मोटिवेट होते हैं। तीसरा है ईटिंग, द नीड फॉर फूड। लोग मोटिवेट इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए, फूड। चौथा है फैमिली, लोग अपनी फैमिली बच्चे की केयर करना चाहते हैं, इसीलिए लोग मोटिवेट होते हैं। पांचवा है ऑनर। ऑनर का मतलब हो गया कि द नीड टू बी लॉयल टू द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ एथिकल ग्रुप। लॉयल में आपका हो जाएगा कि मतलब ऑनर में आपका हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो कल्चर है, अपनी जो कल्चर या जो इथिक्स है उसके लिए आप लॉयल चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपनी वैल्यू की कद्र करूं, मैं अपने वैल्यू के लिए जो है ईमानदार रहूं, तो इसलिए भी लोग जो है मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आइडियलिज्म, द नीड फॉर सोशल जस्टिस। तो लोग क्या चाहते हैं, फेयरनेस हो, सोशली जस्टिस हो, फेयरनेस के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। इंडिपेंडेंस, हर कोई क्या चाहता है, फ्रीडम, आजादी चाहता है, ठीक है, आजादी के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल स्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो इसके लिए भी लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, लोगों को एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव और हेल्दी रहना चाहते हैं, ये भी उनको इंटरनली मोटिवेट करते हैं। पावर, द नीड फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ विल, लोगों को पावर चाहिए, लोग अपनी पावर के लिए भी मोटिवेट, जैसे कोई पर्सन है उसको चेयरमैन बनना है तो वो एक पावरफुल पोजीशन चाहता है, इसके लिए वजह से वो इंटरनली उसकी विल पावर बहुत अच्छी कि मुझे इतनी मेहनत करनी है ताकि मैं ये पावर हासिल कर सकूं, तो इसके लिए भी लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है रोमांस, लोग लव चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है, तो लव और रोमांस की वजह से भी लोग मोटिवेट फील करते हैं। नेक्स्ट है सेविंग, द नीड टू कलेक्ट, मतलब लोगों को चीजें इकट्ठी करनी पसंद है, लोग चीजों को इकट्ठा करना भी पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो उसके लिए भी लोग मोटिवेट फील करते हैं। नेक्स्ट है सोशल कॉन्टैक्ट, मतलब आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तो लोग अपने सोशल कॉन्टैक्ट की वजह से भी मोटिवेशन फील करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस, लोग चाहते हैं कि समाज में उनका स्टेटस हो, उनको रिकॉग्नाइज करें, चार मोहल्ले में, चार पड़ोसी में आप अपना एक अच्छा स्टेटस दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए आप बहुत अंदर से हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसपिलिटी, यानी सेफ, आप खुद को सेफ या पीस, शांति से और सेफ्टी आप रहना चाहते हैं, ये भी आपके इंटरनल मोटिवेशन का फैक्टर है। लास्ट आपका वेंचर्स, द नीड टू स्ट्राइक बैक, बदले की भावना होती है ना, मतलब कुछ लोग अपना रिवेंज लेने के लिए, बदले के लिए भी जो है मोटिवेशन फील करते हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप मोटिवेशन से उसके साथ बुरा करना चाहते हैं कि उसने जैसा आपको हर्ट किया आप भी वैसा करें, तो रिवेंज यानी बदले की भावना भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका 16 फैक्टर थ्योरी में बताया गया था, 16 बेसिक डिजायर, यानी ये जो है लाइंस अगर आप गिन लीजिए तो टोटल 16 है, तो ये 16 बेसिक डिजायर हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है, तो इतने सारे मोटिवेशन के इन्होंने फैक्टर्स इस थ्योरी में बताया। नेक्स्ट आपका व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो ये भी आपका मोटिवेशन का नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, और साथ साथ मेमोरी बेस्ड क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है। ये जो थ्योरी है इसको अगर मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी 3 लाइन आपको याद रखनी दोस्तों। पहली चीज है कि लोग जो है मोटिवेशन क्यों फील करते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे, एग्जाम्पल से मानते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा गरीब फैमिली का, वो बहुत मेहनत करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बहुत सारे एफर्ट्स लगाऊं, बहुत मेहनत करूं, जिसकी वजह से मुझे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे 10th 12th कॉलेज, अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से क्या होगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड किस फॉर्म में, मान लीजिए उसको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई अच्छी एमएनसी कंपनी में, ठीक है, उस रिवॉर्ड से क्या होगा, उस पर्सन की जो पर्सनल गोल है, जो उसकी जरूरतें हैं, पर्सनल नीड्स, उसको अपनी फैमिली को अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी सिक्योरिटी देनी है, अच्छी सेफ्टी देनी है, ठीक है, ये पूरा होता है। तो बस यही 3 बातें आपके व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बोली गई है, यानी यहाँ पे एक इन्होंने सिंपल सी कैलकुलेशन दी है, कैलकुलेशन क्या दिया इन्होंने,
देखिए, मोटिवेशन का मतलब है, मोटिवेशन में 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक है आपका एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटलिटी और तीसरा है आपका वॉलेंस। एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू वैलेंस, ठीक है, ये 3 चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये 3 चीजें है क्या जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वही चीज है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए यहाँ यहीं से इसको रीड करते हैं कि फ्रॉम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एडवोकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंडेंसी टू एक्ट इन ए सर्टेन वे डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट द एक्ट विल बी फॉलोड बाय गिवन आउटकम। यानी आप अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन कब आएगा? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आपने मेहनत की उससे जो परफॉर्मेंस मिला उसका आउटकम क्या रहा, ठीक है, जो भी आपने मेहनत की, जो भी एक्ट किया, जो भी आपने एफर्ट्स डाले, उसके उससे आपका क्या परफॉर्मेंस आया, ठीक है, एक अच्छा आउटकम आया। एंड ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट आउटकम टू इंडिविजुअल, तो वो जो आउटकम मिल रहा है तो उससे आप कितना अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, वो चीज आपको कितना ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है। तो कुल मिला के अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो 3 चीजें यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड, कोई एम्प्लॉय है मान लीजिए, इज मोटिवेटेड टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, कोई एम्प्लॉय है वो बहुत एफर्ट्स लगाता है, बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। when he or she believe effort will lead to good performance appraisal, उसको लगता है मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा तो मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से क्या होगा कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। पहले वो एफर्ट्स लगा रहा है, एफर्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिल रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से उसको बोनस मिल रहा है, या उसकी सैलरी बढ़ गई, या उसका प्रमोशन हो गया। यानी ये जो रिवॉर्ड हुआ उससे उसके पर्सनल गोल क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। इसलिए वो मोटिवेशन फील कर रहा है। यानी वो मोटिवेट क्यों है? वो इसीलिए मोटिवेट है क्योंकि उसको मालूम है जब मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो मुझे अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा तो मुझे बोनस, सैलरी, प्रमोशन होगा जो मेरे पर्सनल गोल को सेटिस्फाई करता है। यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉय मेहनत करता है, ये इसमें बोला है। द थ्योरी देयरफॉर फोकस ऑन द 3 रिलेशनशिप, तो 3 रिलेशनशिप की बात इस थ्योरी में बोली गई है। पहला आपका एक्सपेक्टेंसी यानी एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। यहाँ पे 3 रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला है आपका एफर्ट्स परफॉर्मेंस, दूसरा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, तीसरा है रिवॉर्ड पर्सनल गोल। यानी यहाँ पे 3 चीजें कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, जिसको इन्होंने एक्सपेक्टेंसी का नाम दिया। द प्रोबेबिलिटी परसीव बाय द इंडिविजुअल दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लेड टू परफॉर्मेंस, यानी उसको लगता है मैं इतने एफर्ट लगाऊंगा जिसकी वजह से मेरा ऐसा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, मैं ऐसे एफर्ट्स लगाऊंगा जिससे मेरे को ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलने वाला है। ये हो गया एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये आपका परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप है। द डिग्री टू विच इंडिविजुअल बिलीव दैट परफॉर्मिंग एट ए पर्टिकुलर लेवल विल लेड टू अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर आउटकम, यानी अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मेरे को ये आउटकम मिलने वाला है, मान लीजिए कुछ रिवॉर्ड या कुछ भी। तीसरा है कि जो भी मेरे को आउटकम या रिवॉर्ड मिलेगा उससे मेरा पर्सनल गोल कितना पूरा हो रहा है, इसको बोला गया बैलेंस। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल पर्सनल गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको रिवॉर्ड दिया कि आपको प्रमोशन करा दिया या सैलरी बढ़ गई, तो इस सैलरी के बढ़ने से मेरी पर्सनल जो गोल है वो कितने पूरे हुए, तो इसी के आधार पे कोई इंडिविजुअल जो है मोटिवेशन फील करता है। तो ये बात इस थ्योरी में बोली गई है। तो 3 चीजों का उन्होंने रिलेशनशिप बताया, एफर्ट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, रिवॉर्ड पर्सन गोल, ठीक है। आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो आपके पर्सनल गोल सेटिस्फाई हो जाएंगे। बस एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बस इन्हीं 3 का इन्होंने रिलेशन यहाँ पे बताया। जो एफर्ट्स परफॉर्मेंस है वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी, और रिवॉर्ड पर्सनल गोल हो जाएगा आपका बैलेंस, ठीक है, EIV। तो मोटिवेशन में इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी आपका मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटलिटी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस, यही आपका मोटिवेशन है। यही होगी आपकी ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या बोला है कि कोई भी इंप्लॉय जो है मोटिवेशन फील कब करेगा, वो तब करेगा जब उसको लगता है कि मैं इतने एफर्ट्स डालूंगा तो मेरा ऐसा परफॉर्मेंस होगा, ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा, इस रिवॉर्ड से मेरा पर्सनल गोल सेटिस्फाई होगा। जैसे कोई भी इंप्लॉय मेहनत करता है किसी भी ऑफिस में, तो ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह मैं ऑफिस आता हूँ 10 बजे बैंक में और रात को 9 बजे जा रहा हूँ, तो इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इससे मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेरे को AAA की रेटिंग मिल गई मान लीजिए, तो उससे क्या है, मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरे को रिवॉर्ड में मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। उस रिवॉर्ड से मेरे पर्सनल गोल, मतलब उस सैलरी से मेरे को पर्सनली क्या फायदा होगा, मेरे पर्सनल गोल है कि मेरे को घर लेना है या कुछ भी मेरे पर्सनल गोल है वो कितने पूरे हो रहे हैं। तो यही 3 चीजें आपके EIV में बोली है। एक्सपेक्टेंसी यानी एफर्ट और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप, आई यानी परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप, और वी बैलेंस यानी रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस का पर्सनल गोल का रिलेशनशिप। तो यही बात आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बोली गई है, ठीक है। तो सेम चीज को उन्होंने नीचे दोबारा से इन्होंने एक्सप्लेन किया है।
पर यहाँ पे इन्होंने एक और बात भी बोली कि देर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीवन मोटिवेशन, मतलब कोई ऐसा सिंपल प्रिंसिपल नहीं बोल सकते कि सभी पे लागू हो, मतलब हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हर किसी की, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रिवॉर्ड में दे रही है पैसा, तो शायद वो रिवॉर्ड उसके पर्सनल गोल को सेटिस्फाई ना करता हो, तो हर पर्सन की अलग अलग जो है पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, हर किसी पर्सन की अलग अलग गोल हो सकता है जिसके आधार पर उसका मोटिवेशन भी डिसाइड किया जा सकता है। सो रूम थ्योरी में वही बताया गया कि आपका जो एफर्ट है, एफर्ट की वजह से कितना आपका परफॉर्मेंस होगा, उससे कितना आप रिवॉर्ड मिलेगा आपको, और उससे आपका कैसा पर्सनल गोल पूरा होगा, ठीक है। कितनी आप मेहनत करेंगे जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट मिलेगा, उससे आपकी बोनस रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा या सैलरी बढ़ेगी, उससे आपका पर्सनल गोल मतलब हर किसी का अपना अपना गोल होता है कि बड़ी भी सैलरी है तो उससे मैं एक कार खरीदूंगा, उस पैसे से मैं अपनी ईएमआई भरूंगा एक्स्ट्रा, तो कुछ भी गोल हो सकता है, या मुझे बोनस मिलेगा तो उस बोनस से मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो सबके अपने पर्सनल गोल हो सकते हैं, तो वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बताया गया। नेक्स्ट टर्म है पिगमेलियन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसको भी पूछ सकते हैं। इट शोज द, यानी इसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत ही खराब परफॉर्म करता है, बहुत खराब। एक दिन उसके घर पे उसके मामा जी आते हैं, दूर के कोई मामा जी है, और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा होनहार है, बहुत मेहनती है। तो उन्होंने क्या किया, अभी तक तो उसकी पूरी फैमिली, उसके पापा मम्मी उसको बहुत बोल रहे थे कि तू बिल्कुल खराब परफॉर्म करता है, तू लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको डिमोटिवेट कर रहे थे। लेकिन उसके दूर के मामा जी आए और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही होनहार बच्चा है, मेरे को इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो उसका दिल पिघल गया, उस बच्चे का दिल पिघल गया, उसने बोला कि अरे ये तो पहली बार मेरे मामा जी ने मेरे को इतनी तारीफ की है, तो मुझे मतलब प्रूफ करना पड़ेगा। जनरली लोग क्या कहते हैं, लोगों की जो फितरत होती है वो ऐसी होती है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कहते हैं तो लोग अच्छा बन के दिखाते हैं, अगर किसी के लिए आप बुरा कहते हैं तो लोग बुरा बन के दिखाते हैं, मतलब माइंड में एक इंस्ट्रक्शन पहुंच जाती है कुल मिला के। कहते हैं ना इसलिए पॉजिटिव बोलो, हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है, वो इसलिए है, इसमें भी आपका पिगमेलियन इफेक्ट ही है। तो यानी अगर आपने, मामा जी ने एक अच्छा एक्सपेक्टेंसी दिया कि इसके तो 100% आप मेरे से लिखवा लो कागज में कि 10th क्लास में 80% से ऊपर मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो उन्होंने एक हाई एक्सपेक्टेशन रखी। रिजल्ट क्या हुआ, सच में उसका यही रिजल्ट आया, 80 से ऊपर मार्क्स आ गए। ये किस वजह से हुआ, ये इसी की वजह से हुआ क्योंकि एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रही। यानी अगर आप किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव रिलेशन रिजल्ट। इफ द बॉस कंसिडर द एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग, अगर बॉस को लगता है कि जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है ये मेहनती है, देन दैट एम्प्लॉय विल ट्राई, तो वो जो एम्प्लॉय है वो कोशिश करेगा कि हाँ मैं अपने बॉस के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरूँ, वो मेहनती बन जाएगा एंड विल डू द हार्ड वर्क। दिस इज यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड इम्बाइब पॉजिटिव। तो ये थ्योरी बोली गई है कि आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिगमेलियन इफेक्ट बोलता है कि अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर बॉस बोलता है कि मेरा एम्प्लॉय बहुत मेहनती है और सच में वो कोशिश करेगा कि मेहनती मैं बच जाऊँ, ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी में बोला गया कि अगर आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उनसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए, उनसे पॉजिटिव बातें कीजिए। इसके साथ आपकी जो मोटिवेशन की थ्योरीज थी दोस्तों सारी की सारी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। लास्ट जो था आपका पिगमेलियन इफेक्ट, एक नंबर का पूछ सकते हैं, तो ये है हाई एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रिजल्ट। यानी अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अच्छी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर खराब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो खराब ही मिलेगा। तो कोई भी अगर बॉस चाहता है कि उसके एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो वो उनके बारे में अच्छा एक्सपेक्टेशन रखे, पॉजिटिव बोले कि ये बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो सच में जो एम्प्लॉय वो हार्ड वर्किंग बन के उनको दिखाता है। एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मोटिवेट रखना ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना, इस तरह से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का एटीट्यूड ऐसे डेवलप करना है कि वो अपने काम को लेके मोटिवेशन फील करें, ठीक है। मोस्ट टाइम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज एनफ टू कीप देम हार्ड वर्किंग, हर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार सैलरी ही एक ऐसा फैक्टर है, मतलब सैलरी की वजह से लोग मोटिवेशन होकर काम करेंगे, लेकिन जस्ट वर्किंग फॉर सैलरी इज नॉट एनफ फॉर एम्प्लॉयज टू स्टे। तो ऐसा नहीं कि सैलरी की वजह से वो हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। एंड एम्प्लॉय मस्ट बी मोटिवेट टू वर्क फॉर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को इतना मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहने में ही मोटिवेशन फील करे। इफ नो मोटिवेशन इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय, देन दैट एम्प्लॉय क्वालिटी ऑफ वर्क और ऑल वर्क विल डिटरेट। तो अगर कोई एम्प्लॉय बिना मोटिवेशन के काम कर रहा है तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत खराब होगा, और वो कुल मिला के आपको कोई एक अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। तो यही चीज इसमें बोली गई है कि कीपिंग एन एम्प्लॉय वर्किंग एट फुल पोटेंशियल, मतलब वो अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करे। तो वो उसका पर्पस क्या है कि आपको उसको मोटिवेट रखना पड़ेगा। देर आर सो मेनी मेथड्स, कई सारे तरीके
जिससे आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक हेल्दी कंपटीशन करा सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन में क्या होगा कि एक फ्रेंडली या हेल्दी कंपटीशन में क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट फील करेंगे। दिस गिव्स द चांस टू फ्लेक्स देयर वर्किंग स्किल्स इन कंपटीशन अगेंस्ट देयर पेयर। तो हेल्दी एक फ्रेंडली कंपटीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज अपना हार्ड वर्क करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, ताकि वो अपने पीयर्स से जो है अच्छा परफॉर्म करे, वो उसमें अपनी अच्छी स्किल्स जो है शो करते हैं, जो भी उनकी काम की स्किल्स है वो उसको शो करते हैं। इससे सिर्फ ना उनको मोटिवेशन मिलेगी, इससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, और जो आपका जो एम्प्लॉय है उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सबसे अच्छा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, उसका भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक आपका एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन फील कराना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेट कराना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगह पे तो जो सैलरी है वो सफिशिएंट है, बट हमेशा सैलरी सफिशिएंट नहीं है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट फील कराना पड़ेगा कि वो आपकी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी फुल पोटेंशियल यानी फुल क्षमता से काम करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको मोटिवेट कराना पड़ेगा। कई सारे तरीके। एक तरीका है फ्रेंडली कंपटीशन। एक पॉजिटिव फ्रेंडली कंपटीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, ताकि वो उस फ्रेंडली कंपटीशन में अपने दोस्तों से, साथियों से आगे निकले। तो इससे दो फायदा है। एक तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय एटीट्यूड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा गया, employee engagement is the emotional commitment the employees has to the organization and its goal. एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि जब एम्प्लॉयज जो है इमोशनली तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के साथ इमोशनली तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वही एम्प्लॉय एंगेजमेंट है। यानी एम्प्लॉयज को लगता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका कुछ गोल है, तो एम्प्लॉय को लगता है ये मेरी कंपनी का गोल नहीं, ये मेरा खुद का गोल है। इसी को बोला गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मतलब एम्प्लॉयज कंपनी के साथ इस हद तक जुड़ जाते हैं, उनको वो काम इसलिए नहीं कर रहे उनको सैलरी मिल रही है या बोनस मिल रहा है, नहीं, या उनको प्रमोशन मिल रहा है, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी समझते हैं, वो इमोशनली तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन फील करते हैं। वही आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। दे डोंट जस्ट वर्क फॉर ए पे चेक। ऐसा नहीं उनको सैलरी मिल रही है या प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वो काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। तो वही आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है। द 10 C ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो 10 C की बातें की गई है जिसकी हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज को एंगेज रख सकते हैं। तो 10 C में क्या होगा, पहला आपका कनेक्ट। सो कनेक्ट में आ जाएगा लीडर्स मस्ट शो दैट दे वैल्यू एम्प्लॉयज। तो लीडर को शो करना पड़ेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज की चिंता करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है उनकी बात को लिसन करके, किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करके, अगर वो कोई मेहनत कर रहे हैं उनके काम को रिकॉग्नाइज करा के। तो इस तरह से आप कनेक्ट फील करा सकते हैं। सेकेंड आपको करियर। करियर में जो लीडर्स है उनको दिखाना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक सही और चैलेंजिंग काम दे रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ जो उस काम को पूरा करेगा उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि करियर में वो आगे बढ़ सके। तो करियर ग्रोथ प्लस एक अच्छा और चैलेंजिंग काम देना जो है आपके करियर ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दूसरा हो गया आपका करियर। तीसरा आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कंपनी का क्या विजन है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद को कहाँ देखना चाहती है। विजन मतलब क्या फ्यूचर में कहाँ आप अपनी कंपनी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कट अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि ये हमारी कंपनी का विजन है। चौथा आ जाएगा आपका कन्वे। कन्वे मतलब आप अपना एक्सपेक्टेशन बताइए कि हम आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इस तरीके का आपको आउटपुट देना है, और टाइम टू टाइम आप उनको फीडबैक भी देते रहिए कि ऐसा ऐसा आपका काम रहा। पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह से आपको उनको फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट दीजिए। तो जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको आप टाइमली कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, इससे उनको पता लगेगा कि कौन अच्छा जो है काम कर रहा है। सिक्स आपका कंट्रीब्यूट। जो एम्प्लॉय है वो चाहते हैं कि पीपल वांट टू नो दैट देयर इनपुट मैटर्स एंड दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो हर एम्प्लॉयज चाहता है कि वो फील करे कि वो उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि अब जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद बन के एक सागर बनता है, तो हर किसी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उनका इनपुट भी जो है मैटर करता है, वो जो काम कर रहे हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज भी उनको बतानी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। जो लोग हैं वो अपने काम पे कंट्रोल चाहते हैं, आपने हर तरह से उनको अ, जो है पूरा कंट्रोल किया हुआ, मतलब लोग आज़ादी चाहते हैं कि हमारे काम का हम पे कंट्रोल हो, आप कोई भी जो डिसीजन है वो आप खुद से ले सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी कि लोग चाहते हैं कि अपने काम पे उनका कंट्रोल हो, उनको काम को उनके तरीके से करने दिया जाए। अब लीडर किसी और तरह से काम करता है, जो एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं वो अपने अलग तरह से काम करते हैं। तो आपको अपने अंडर जो एम्प्लॉयज है उनको इतना तो कंट्रोल देना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके कि कैसे हमें काम करना है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना सही डिसीजन ले सके, मतलब उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने काम को लेकर डिसीजन ले सके कि किस तरह से मुझे अपना काम करना है।
नेक्स्ट आता है आपका कोलाबरेशन। कोलाबरेशन में होगा कि टीम वर्क और ट्रस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अगर टीम वर्क या ट्रस्ट के साथ काम किया जाए तो अच्छी जो है रिजल्ट देखने को मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो टीम वर्क, कॉपरेशन, कोलाबरेशन, इस चीज का भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। लीडर शुड स्ट्राइव टू मेंटेन ए कंपनी रेपुटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट हाई इथिकल। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा रेपुटेशन रखना है। ठीक है, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, हर कोई रिस्पेक्ट दे, प्लस आपको अच्छे इथिकल स्टैंडर्ड, इथिकल मतलब जो चीजें सही है वो हो, कुछ भी मतलब घूसखोरी ये सब चीजें ना चले, या चमचागिरी, या ऐसे लोग जो सिर्फ मतलब बैक बाइटिंग इस तरह की चीजों को प्रमोट ना मिले, तो इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। जो चमचागिरी कर रहा है उसको आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, ये सब कल्चर नहीं होना चाहिए। 10th और लास्ट आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि गुड लीडर्स हेल्प क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द कंपनी बाय बीइंग एग्जाम्पलर ऑफ हाई इथिकल। तो आप खुद अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इथिकल और अच्छे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का, जिसकी हेल्प से आपको देख के आपके एम्प्लॉयज भी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। मतलब आप अच्छे से अपना इथिक्स को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर ऐसा स्टैंडर्ड सेट कीजिए ताकि आपके एम्प्लॉयज में भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है, तो ये 10 चीजें आप कर सकते हैं। ये आपका 10C हो जाएगा एम्प्लॉयज एंगेजमेंट का। ठीक है, तो इन 10Cs के आधार पर आप अपने एम्प्लॉयज को एंगेज कर सकते हैं। और एंगेजमेंट होने से क्या फायदा होगा कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज एंगेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, वो सिर्फ सैलरी के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। उनको फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही हो जाएगा आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। फिर इसके लिए आप 10C कर सकते हैं। 10C में पहले कनेक्ट, करियर, ये सब आ जाएगा। कनेक्ट मतलब जो एम्प्लॉयज हैं, जो लीडर्स हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज को उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनकी बात को सुनना, उनको सपोर्ट देना, हर तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये कनेक्शन के लिए किया जा सकता है। करियर, आप उनको अच्छा काम दीजिए और उनको करियर एडवांसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्लियर कट आप उनको बताइए। कन्वे, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बात भी लीडर को अपने एम्प्लॉय को बतानी चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उनको कंग्रेचुलेशन देना चाहिए। मैसेज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट, तो लोगों को बताना चाहिए कि आपका इनपुट कितना मैटर करता है। ठीक है, जो अच्छा कर रहा है उसका इनपुट कितना मैटर कर रहा है, और किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में अपना योगदान दे रहे हैं, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको बतानी चाहिए। कंट्रोल, एम्प्लॉय को उनको काम को लेके कंट्रोल देना चाहिए कि आप अपने काम के लिए डिसीजन ले सके। ठीक है। कोलाबरेट, एक टीम वर्क और जो है टीम वर्क, इन सबको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि टीम वर्क से, ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा परफॉर्म करती है। क्रेडिबिलिटी, जो आपका लीडर्स है उनको चाहिए कि वो अपनी कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन बना के रख सके, एक अच्छा इथिकल का स्टैंडर्ड बना के रखें। इथिकल चीजें मतलब जहाँ पे सही चीजें होती है, सही चीजों की वैल्यू की जाती है, तो वैसा स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपको अच्छी जो अच्छे लीडर्स हैं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपनी कंपनी में। कैसे? वो खुद अच्छा इथिकल सेटअप करते हैं, प्लस अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको देख के एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनके एम्प्लॉयज में आता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए।